नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। 1 अप्रैल 2021 से नया वेज कोड बिल होगा लागू, जिसको समझना और जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? नौकरी पेशा है और प्राइवेट आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बदलाव होने जा रहे हैं। क्या ये बदलाव है? कैसे आपकी जो टेक होम सैलरी या जिसे हम इन हैंड सैलरी कहते हैं वो कुछ कम हो सकती है? कैसे आपकी पीएफ और ग्रेच्युटी पर इसका असर पड़ सकता है? ये तमाम हम बारीकियां आज आपको समझाने वाले हैं न्यू वेज कोड बिल की। और हमारे साथ इसकी बारीकियां समझाने के लिए 2 खास मेहमान हैं। परिचय करा दें। हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ बिजनेस कोच और गौरव भगत एकेडमी के फाउंडर गौरव भगत हैं। गौरव, आपका भी बहुत स्वागत है मनी गुरु में। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज क्या खास हम शो में जानने वाले हैं, जरा उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले आज हम जानेंगे क्या होगा नए वेज कोड बिल का सैलरी पर असर। नए वेज कोड के चलते क्या कम होगी आपके इन हैंड सैलरी? पीएफ और ग्रेच्युटी कैसे बनेगी ज्यादा? नए वेज कोड बिल से कंपनी पर क्या पड़ेगा असर, ये भी समझेंगे। तो जब से ये एक चर्चा शुरू हुई है, नया जो वेज कोड बिल है, वेज मतलब पगार, उसको लेकर जो ये बिल जिसके जो बदलाव 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे, उसका सैलरी पर या टेक होम सैलरी, आपकी टेक होम सैलरी पर क्या असर पड़ने वाला है। तब से लोग थोड़े कंफ्यूज हैं कि क्या वाकई उनकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। जरा इसकी बारीकियां समझते हैं एक एक करके आराम से और आपको भी समझाते हैं। गौरी, सबसे पहले आपके पास हम आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, मतलब प्राइवेट ऑफिसेज में जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके लिए 1 अप्रैल 2021 से सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होंगे इस न्यू वेज कोड बिल के चलते। पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या खास है सैलरी स्ट्रक्चर को लेते हुए न्यू वेज कोड बिल में, और कैसे 1 अप्रैल 2021 से सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होने जा रहे हैं। देखिए स्वाति, अभी क्या होता है कि हमारा जो सीटीसी होता है यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, उसमें एक कंपोनेंट हमारा होता है बेसिक डीए, रिटेनिंग अलाउंस और बाकी अदर अलाउंसेस होते हैं। तो इसमें अगर सपोज कीजिए अभी आप 30% बेसिक पे में जाते हैं और बाकी आपका अदर अलाउंसेस में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपका इस बेसिक पे के ऊपर आपका पीएफ कटेगा, उसी पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी कटेगा और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देगा और आपकी कहानी चलती रहेगी। लेकिन अब सरकार ने ये कहा, जो न्यू वेज कोड आया है, इसमें कहा कि हम वेजेस की एक तो डेफिनेशन जो है उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। अभी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं वेजेस की, अब स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। अब इस स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन के चलते ये कहा गया कि आपका जो टोटल सीटीसी है उसमें जो अलाउंसेस का पार्ट है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 50% से ज्यादा होगा तो जितना भी ज्यादा होगा वो हम आपके वेजेस में ऐड कर देंगे। वेजेस यानी कि आप कह सकते हैं आपके बेसिक में ऐड कर देंगे एक तरह से। तो अभी कह सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए किसी की 1000 रुपए की सीटीसी है और अभी वो 30 या 40% यानी कि 300 या 400 रुपए बेसिक पे कमाता था, बाकी वो अलाउंसेस लेता था, तो अब इस कोड के बाद उसको वो जो बेसिक है 300-400 उसको बढ़ा के 500 करना पड़ेगा मिनिमम, तभी उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही एज पर लॉ कहलाएगा। ओके, तो बेसिकली जो आपकी जो कुल सैलरी है उसका जो 50% होता है, इसमें कुछ कम या ज्यादा नहीं हो रहा, बस एक रीस्ट्रक्चरिंग है सैलरी की। उसमें कम से कम 50% का जो हिस्सा है आपकी कुल सैलरी का वो आपका बेसिक पे होना चाहिए। आप अपना सैलरी स्लिप देखते होंगे ना, उसमें एक बेसिक सैलरी का पोर्शन होता है जो अराउंड 30 to 50% जो कंपनी के हिसाब से, अपने अपने रूल्स के हिसाब से अभी होता है। लेकिन 1 अप्रैल 2021 के बाद प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए वो कम से कम 50% होना जरूरी है। अब इसके क्या मायने हैं, गौरी ने काफी समझाया, गौरव से भी समझते हैं। गौरव, इसका मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि जो उनकी टेक होम सैलरी है उसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन वही दूसरी तरफ जो हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है
क्योंकि बेसिक सैलरी पे वो कैलकुलेट होता है, तो जाहिर तौर पर 50% पर अगर कैलकुलेट होगा तो पीएफ में बढ़ोतरी होगी, जो हमारी पीएफ किटी, रिटायरमेंट किटी है, उसमें बढ़ोतरी होगी। और नेचुरली इसका असर ग्रेचुइटी पर भी पड़ेगा, क्योंकि ग्रेचुइटी भी आपकी बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट होती है। तो इसको क्या इस तरीके से भी समझे कि आने वाले समय में एक तो पीएफ का कॉर्पस बढ़ेगा और ग्रेचुइटी भी ज्यादा मिलेगी। बहुत सही पॉइंट आपने पकड़ा, और मैं यही अपना सब लिसनर्स को बोलना चाहूंगा कि अगर इसको समराइज किया जाए तो आई विल से दैट थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म पेन जरूर होगा, लेकिन जो एम्प्लॉय को जो लॉन्ग टर्म गेन है वो इसको जरूर कॉम्पनसेट करेगा। सो यस, आपने सही ये बात बोली कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के साइड से इनिशियली तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट साथ में आपने ग्रेचुइटी की बात भी पकड़ी, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिकॉज नाउ द कंट्रीब्यूशन हैज गॉन अप, बिकॉज कंट्रीब्यूशन अब बढ़ चुकी है, और ग्रेचुइटी की भी जो कैलकुलेशन है, अभी क्या हो रहा था कि ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन वाज हैपनिंग ऑन अ बेस व्हिच वाज फार लोअर। अब बेस भी बढ़ चुका है एंड हेंस इवन द ग्रेचुइटी कंपोनेंट विल आल्सो गो अप। और इस लॉ के अंदर और भी अपने क्लॉजेस हैं जहां 5 साल की जगह अब 1 साल के ऊपर भी आपकी ग्रेचुइटी पेबल रहेगी। तो बहुत ही सोच समझ के इस लॉ को लाया गया है। आई थिंक सबसे पहले जब इसकी डिस्कशन और डिलिबरेशन स्टार्ट हुई थी, मतलब ऑल द वे बैक इन 2002, एंड काफी इस पे चर्चा हुई है, और उस चर्चा के बाद ही बहुत ही सोच समझ के ये लॉ लाया गया है। एंड आई थिंक द बेनिफिट्स आर ट्रेमेंडस, बहुत ही अच्छे बेनिफिट रहेंगे फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। ओके, तो गौरव का मानना है कि आने वाले समय में इसके जो फायदे होंगे वो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज हैं उनको जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपका न सिर्फ पीएफ बढ़ रहा है बल्कि ग्रेचुइटी भी आपको आसानी से मिलेगी। जरूरी नहीं है कि 5 साल में मिले, इसमें थोड़ी और क्लैरिटी भी हम लेंगे। और लेकिन ग्रेचुइटी का जो अमाउंट है वो आपके लिए जरूर बढ़ा हुआ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन गौरी, मैं आपसे एक्चुअली ये जो पूरी बारीकियां हैं इसको समझने के साथ साथ थोड़े जो सैलरी के कंपोनेंट्स हैं वो भी समझना चाहती हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में कि एक जो जब हम सीटीसी की बात करते हैं तो सीटीसी क्या होती है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि इस जो न्यू वेज कोड बिल है उसमें वेज की परिभाषा को भी बदला गया है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं एक एक करके आपसे समझना चाहती हूँ। एक तो सीटीसी क्या होता है, उसके बाद जो ग्रॉस सैलरी किसी की होती है उसमें क्या कंपोनेंट शामिल होते हैं, फिर नेट सैलरी है उसमें क्या कंपोनेंट शामिल होते हैं, और फिर कौन से कन्वेंस या अलाउंस है जो इसमें शामिल करने की बात की गई है और नहीं करने की बात कही गई है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि अगर आप एक एज एन एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके ऊपर कितना खर्चा कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 1 लाख की सैलरी पे ज्वाइन किया है तो जो कंपनी है वो पूरा का पूरा 1 लाख आपको महीने के एंड पे दे देगी और ये आपकी टेक होम सैलरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपका सीटीसी में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स आते हैं, तो सीटीसी को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला तो आपका आ जाता है जो बेसिक डीए रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिलता, पर बेसिक और डीए ज्यादातर लोगों को मिलता ही मिलता है। जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है आपका अदर अलाउंसेस का। इसके अंदर आपके बहुत सारे कॉमन अलाउंसेस भी आते हैं, जैसे एचआरए आता है, एलटीए आता है, कन्वेंस आता है, स्पेशल अलाउंस आता है, अदर अलाउंस आता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। तो जो आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो आपका एक सीटीसी का पार्ट बनता है। और जो आपका अदर अलाउंसेस है उसमें आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी आता है एम्प्लॉयर का, और आपका जो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था बेसिक, उसमें पीएफ कंट्रीब्यूशन आता है एम्प्लॉय का। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो और आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है वो दोनों बराबर होते हैं। यानी कि अगर 12% आपका पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ज्यादातर 12% ही होता है, उसके ऊपर वो कुछ और अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन एज पर लॉ 12% करना होता है। तो उतना ही अमाउंट जो आपका पीएफ का है ये आपके एम्प्लॉयर को भी आपके बिहाफ पे जमा करना होता है। तो ये अमाउंट भी आपकी सीटीसी का पार्ट होता है। यानी कि जितना भी खर्चा आपके ऊपर आपका एम्प्लॉयर कर रहा है वो सारा का सारा आप कहेंगे ये सीटीसी है। अब जो इसका जो दूसरा पार्ट मैं आपसे समझना चाह रही थी कि जो एक
वेज या जो एक सैलरी होती है जिसकी परिभाषा को बदला गया है, जिसमें आपने भी जिक्र किया कि नए कोड बिल में जो बेसिक पे है, डीए है, रिटेनिंग कुछ कंपनियां देती है नहीं देती है, स्पेशल अलाउंस शामिल है, लेकिन इसमें कहा गया है कि एचआरए हो गया, कन्वेंस है, बोनस, ओवरटाइम अलाउंस और कमीशंस शामिल नहीं है। इस पे थोड़ा क्लैरिटी आप दे पाएंगी गौरी? देखिए स्वाति, अभी ये जो बिल है, ये एक्ट वैसे बन चुका है, ये बिल नहीं है, ये एक्ट बन चुका है, लेकिन इसके रूल्स अभी नोटिफाई होने बाकी हैं। तो जब तक रूल्स नोटिफाई नहीं होते, इस पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी नहीं है। बिल्कुल, चलिए थोड़ा सा हम इस पे एग्जाम्पल के जरिए भी गौरी आपसे समझेंगे, लेकिन इस बीच गौरव ये आपसे समझना चाहेंगे कि क्या फायदा आप देखते हैं? डेफिनेटली लोगों को ये डेफिनेटली लगेगा शायद कि चलिए टेक होम सैलरी थोड़ी कम ही सही, लेकिन पीएफ में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है या ग्रेच्युटी में हम थोड़ी बढ़ोतरी देख पाएंगे, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए एक फायदा किस रूप में है? क्या मंशा से सरकार ने इस एक्ट के जरिए इस बदलाव को लाने की तैयारी की है? आपका प्रश्न जो है बहुत ही सही प्रश्न है, एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इसको तीनों एस्पेक्ट से देखें, आपने ऑफ कोर्स प्राइवेट एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से तो आपने अभी मेंशन किया ही था, आपने एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से भी बोला, और एक बार हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इसे देख सकते हैं। अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री काफी चाह रहे थे कि इंडिया ईज ऑफ बिजनेस के स्केल के ऊपर अपना प्रोग्रेस करे। एक टाइम होता था जब इंडिया में हम 144 नंबर पे होते थे, और अब जब लास्ट नंबर ये पब्लिश किया गया तो आई थिंक हम 63 नंबर पे आ चुके थे। तो ईज ऑफ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट के माइंड में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो उनने आगे प्रेजेंट किया है, और ये हर स्टेक होल्डर को माइंड में रख के आगे चल रहे हैं। अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखिए, आई एम अ बिजनेस कोच, मैं वर्क करता हूं विद मेनी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, एंड उस पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए, सो देयर इज नो वन जो बोल रहे हैं कि ये ऐसा लॉ है जहां हमें कोई हार्म हो सकता है। एंड सबसे पहले जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर भी, तो आई थिंक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की 21 रिकमेंडेशंस थी, और अमेजिंगली उस 21 में से भी फाइनल ड्राफ्ट के अंदर 17 रिकमेंडेशंस ली गई हैं। एंड मैं यही कहना चाहूंगा, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, जैसे गौरी ने अभी कहा, इसके अभी कुछ ऐसे न्यूआंसेस हैं जो अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं, एंड थोड़ा अभी भी चेंजेस है। अभी देखते हैं 1 अप्रैल 2021 तक ये अगर आगे प्रेजेंट होता है नहीं होता है, बट माय सबमिशन वुड बी दैट एवरीवन हैज नथिंग टू वरी, एंड दिस इज जैसे कहते हैं विन विन सिचुएशन है सबके लिए। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। बिल्कुल, अब थोड़ा सा और आसान भाषा में गौरी आपसे समझना जरूरी है कि जो हम कह रहे हैं कि टेक होम सैलरी या फिर इन हैंड सैलरी में थोड़ा फर्क पड़ेगा मौजूदा स्ट्रक्चर के लिहाज से, या फिर 1 अप्रैल 2021 के बाद से जो थोड़े बदलाव होंगे सैलरी स्ट्रक्चर में, वो कैसे हो सकते हैं? गौरी, अगर हम आपसे 1 लाख की ग्रॉस सैलरी के एग्जाम्पल के जरिए समझें, तो बेसिक और पीएफ को मिलाकर जो एक टेक होम सैलरी बनती है, उसमें आप थोड़ा कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितना टेक होम सैलरी में फर्क पड़ेगा मौजूदा और फिर नए स्ट्रक्चर के लिहाज से? बिल्कुल स्वाति, 1 लाख के बेसिस पे हम एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो मान के चलते हैं 1 लाख है हमारा सीटीसी, जिसमें अभी तक हमने 30% अपना बेसिक पे लेके रखा था। 30% हो गया आपका 30,000। अब 30,000 पे सपोज करिए हमारा पीएफ कटता था, ऑफ कोर्स 30,000 पे ही कटेगा। अभी डीए वगैरह को हम हटा देते हैं, तो इस पे 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। ये टोटल आपका हो जाएगा 7200, यानी कि आपको जो टेक होम सैलरी है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है वो आपको मिलेगी 92,800। अब वहीं पे अब जब ये नया कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आपकी ये जो 30,000 की बेसिक पे थी कि आपकी बढ़ के हो जाएगी 50,000। अब जब ये 50,000 हो जाएगी तो आपका जो पीएफ का एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ये दोनों ही 50,000 पे कटेंगे।
जब ये 50,000 पे कटेंगे तो इनका टोटल आएगा 12,000, तो यानी कि 1 लाख में से आप 12,000 माइनस करेंगे तो टोटल आ जाएगा 88,000, यानी कि अब आपके अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट होंगे वो होंगे 88,000, यानी कि 4,800 का जो बीच में जो डिफरेंस है ये अब आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा और ये आपके एक तरह से रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएगा। अभी आपको नहीं ये मिलेगा अपने अकाउंट में जो आप महीने के महीने जो एम्प्लॉयर से विड्रॉ करते हैं उसमें। ओके, तो बेसिकली इस एग्जाम्पल के जरिए हमने समझा कि 4,800 रुपए आपके हाथ में नहीं बल्कि आपके पीएफ अकाउंट में चले जाएंगे। मतलब वो 4,800 रुपए की जो कमी है वो आप अगर कहीं पर मैनेज करते थे तो वो मैनेज आपको करने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसके और कुछ हम इम्पैक्ट समझेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। चर्चा जारी रहेगी गौरी और गौरव से, बने रहिए हमारे साथ। तो क्या नया वेज कोड जब अप्लाई होगा तो आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी? जो आपके हाथ में पैसा आता था वो जाएगा, लेकिन कहां पर? वो जाएगा आपके पीएफ खाते में, क्योंकि आपका जो कुल सैलरी का जो बेसिक पोर्शन होता है, बेसिक सैलरी का पोर्शन अब कम से कम 50% होना जरूरी है। एक रीस्ट्रक्चरिंग है आपके सैलरी स्ट्रक्चर की। हमारे साथ गौरी चड्ढा है और साथ ही हमारे साथ गौरव भगत भी हैं समझाने के लिए। गौरी, मैं एक्चुअली आपकी बात को ही पूरा करने के लिए आपके पास वापस आ रही हूँ। आपने कहा, आपने एग्जाम्पल के जरिए हमें समझाया कि 1 लाख की अगर किसी की ग्रॉस सैलरी है उसमें 30% बेसिक सैलरी के हिसाब से कितना पीएफ कटेगा, और अब नए रूल जब अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2021 से तो उसके 50% के हिसाब से कितना पीएफ कटेगा। तो जो डिफरेंस आएगा निकल कर आता है 4,800 रुपए का, वो जो रकम है वो आपके पीएफ किटी में जाएगी, मतलब आपके पीएफ अकाउंट में जाएगी, वो आपके टेक होम सैलरी में नहीं आएगी। अब कई लोग हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि उनको इससे क्या फायदा, मतलब पीएफ में पैसा बढ़ना ही इकलौता फायदा है किसी एक प्राइवेट कर्मचारी के लिए यहाँ पर? देखिए, पहले तो इसमें 2 चीज़ें हैं। जब पहले आपने फ़ायदे की बात की तो ऑफ कोर्स आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ेगा तो आपके लिए फ़ायदा है, आपकी सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये पीएफ का जो अमाउंट है। दूसरी बात ये है कि जब आपका पीएफ का अमाउंट कट रहा है तो जो 2 कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 में, और जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसका बेनिफिट हमें सेक्शन 80C में मिलता है। यानी कि अगर आपका 80C अभी आपको जबरदस्ती पूरा करना पड़ता था, आपको ELSS फंड्स लेने पड़ते थे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स कराने पड़ते थे, या कोई NPS लेना पड़ता था, या कोई और निवेश करना पड़ता था जबरदस्ती, तो अब आपको वो जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए जो पीएफ का आपका जो कंट्रीब्यूशन है जो वो बड़ा है वो ही आपके 80C का पार्ट बन जाएगा। तो कह सकते हैं इसके 2 फायदे हैं, और दोनों ही फायदे मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल इसलिए है रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे जो पीएफ का अमाउंट होता है वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद अमाउंट होता है रादर देन कोई भी और अमाउंट हो। ओके, तो बेसिकली जो 80C का जो आप इन्वेस्टमेंट बास्केट होता है उसमें आपको थोड़ा सा और आपका पीएफ के तौर पर एडिशन हो जाएगा, और बेसिक सैलरी का हिस्सा बढ़ने से ग्रेचुइटी भी आपकी ज्यादा बनेगी। ओवर टाइम को लेकर काफी लोग हमसे पूछ रहे हैं गौरव कि जो वर्कर्स ओवर टाइम करते हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट है इसमें? बिल्कुल, और ओवर टाइम के अंदर 2-3 बहुत ही मजेदार क्लॉजेस हैं इसके अंदर। एक मेरे हिसाब से ये रहा है कि अब जो मैनेजरियल स्टाफ जो है, मैनेजरियल स्टाफ भी अब गिना जाएगा along with labor, which was the previous law. तो that I think is very very interesting also. Second, एक और कवरेज इस लॉ के अंदर अब आती है, and that is for the gig economy. सब लोग गिग इकोनॉमी की बहुत बात करते हैं। जो गिग वर्कर जो है, एंड गिग इकोनॉमी हो गए जैसे हमारे ड्राइवर्स फॉर उबर एंड ओला एंड अ लॉट ऑफ पार्ट टाइम पीपल जो सिर्फ हमारे गिग इकोनॉमी के पार्ट में थे, दे विल आल्सो नाउ आई बिलीव बी कवर्ड इन दिस लॉ एज वेल। और वो भी आई थिंक एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक क्लॉज है, बिकॉज काफी लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे। एंड ओवर टाइम के अंदर अब अगर हमारा 48 घंटे है तो जी 48 घंटे ही है, और अगर हम 48 घंटे को ओवरशूट करते हैं इसके लिए भी काफी स्ट्रिक्ट क्लॉजेस रहेंगे, और डबल सैलरी पेबल होगी। अगेन जैसे मैंने बताया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज नॉट ओनली फॉर लेबर बट इट इज ऑल्सो फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड ऑल्सो फॉर मैनेजरियल स्टाफ।
तो इस हिसाब से आई थिंक ये ओवर टाइम के साइड से सबको इंसेंटिवाइज करता है एंड वो बड़ी अच्छी बात है। ओके ये तो हमने कर्मचारी और जो एम्प्लॉयज है उसके पर्सपेक्टिव से समझा है। मुझे गौरी आप एक जो एम्प्लॉयर है उनके पर्सपेक्टिव से भी समझाएं कि उनको किस किस लेवल पे तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। क्या इस नए जो बिल है जो अगर लागू हो जाता है, तमाम जो भी एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे कंपनी का बिल बढ़ेगा? देखिए स्वाति, इसमें कह सकते हैं कि कंपनी का बिल बढ़ेगा, लेकिन जहां तक मेरी समझ है और प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी अपने ऊपर बिल इस पे नहीं बढ़ाएगी। कंपनी का अगर सीटीसी अभी 1 लाख है तो इसमें जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल के जरिए समझाया था, तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा, तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कंपनी उसको सीटीसी में ही किसी और अलाउंसेस के अगेंस्ट एडजस्ट कर देगी। हालांकि ये कहना बहुत जल्दी है अभी कि कंपनी क्या करेगी, क्योंकि अभी कंपनियों ने भी देखा जाए तो पूरी तैयारी नहीं की है, क्योंकि अभी रूल्स भी नोटिफाई नहीं हुए हैं। हालांकि ये 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 1 अप्रैल से लागू हो, तो अभी कंपनीज पूरी तरह से तैयार नहीं है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कंपनीज उसको सीटीसी में ही एडजस्ट करके उसको जो पूरी सीटीसी का जो पैकेज बनाती है उसमें कर देगी, अपने ऊपर नहीं इसको लेगी। क्योंकि अगर कंपनी अपने ऊपर इसका कॉस्ट लेती है तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा। ओके, मैं जिससे पहले गौरव के पास जाऊं, एक सवाल आपके लिए एक दर्शक पूछ रहे हैं गौरी कि ग्रेचुटी को लेकर क्लैरिटी और आई है इसमें कि 5 साल, एक तो 5 साल था कि 5 साल पूरी करने पर ग्रेचुटी मिलेगी, उससे कम जो टाइम फ्रेम है वो कर दिया गया है कि 1 साल होने पर भी ग्रेचुटी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो यही क्लैरिटी है कि अब आपको 1 साल कंप्लीट करने पे भी ग्रेचुटी मिली जाएगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी जब तक रूल्स नोटिफाई नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना, बहुत कॉन्फिडेंटली कहना थोड़ा सा गलत होगा। बट हाँ, जो एक्ट में अभी लिखा गया है वो यही लिखा गया है कि अब 5 साल की जगह 1 साल भी अगर आपका हो जाता है तो आपको ग्रेचुटी मिल जाएगी। ओके गौरव, इनफैक्ट मैं आपसे टेक लेना चाहूंगी इस पर कि कंपनीज के लिए उनके लेवल पर कितना काम करना पड़ेगा उन्हें 1 अप्रैल 2021 के बाद। और मेरे ख्याल जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा कि और हमारा कितना कंप्लायंस बर्डन बढ़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी लोग बोल रहे थे कि जब हमारा वैट से जीएसटी में ट्रांजिशन हुआ तो थोड़ी दिक्कतें आई, और मेरे हिसाब से भी इस टाइम का जो ट्रांजिशन रहेगा, गवर्नमेंट इस चीज का माइंडफुल है कि थोड़ा टाइम हमें देना है, एडजस्टमेंट का टाइम थोड़ा देना है। एक बहुत ही बड़ा लेबर रिफॉर्म है ये जो इस टाइम अप्रैल में पेश किया जा रहा है। एंड जैसे वैट का जीएसटी के टाइम ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम दिया गया था, थोड़ी लीवे दी गई थी, आई थिंक उसी हिसाब से यहां भी दिया जाएगा। कंप्लायंस स्ट्रिक्ट रहेगी। इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बजट के अंदर ये कहा कि अगर आपका ईएसआई पीएफ टाइम से जमा नहीं होगा तो स्ट्रेट अवे आपके जो अलाउंसेस हैं वो नहीं दिए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सख्ती रहेगी, लेकिन सख्ती के साथ साथ ट्रांजिशन के लिए टाइम भी दिया जाएगा। एंड जितने भी मेरे बिजनेस ओनर फ्रेंड्स और क्लाइंट्स हैं, मैं तो उनको यही अपना सलाह दूंगा दैट ये अच्छी चीज है और इससे ओवरऑल वर्किंग एंड ओवरऑल आपकी कंपनी की इमेज सब कुछ बढ़ेगी, सब कुछ इंप्रूव होगी। और ये ऐसा लॉ है जिससे हमें डरने की बात नहीं है। ओके गौरी, अब शो के एंड में मैं आपसे आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स जानना चाहती हूँ कि पॉजिटिव्स या फिर पॉसिबल नेगेटिव्स हम नहीं बोलेंगे, पर क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू जरूर होते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद नहीं आता है, लेकिन आपके लिए वो टेक अवे क्या होगा?
बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले तो मैं जैसा अभी गौरव ने कहा, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें इसको वेलकम करना चाहिए और इस लॉ से डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं एडिशन करना चाहूँगी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉ लाने का सही समय नहीं होगा। जबकि ये लॉ जब ला रहे थे तो डेफिनेटली समय सही था, लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो देश की हालत है, उस टाइम पे हमें एम्प्लॉयज को ज़्यादा टेक होम सैलरी देनी चाहिए रादर देन कि वो टेक होम सैलरी को हम कम कर दें। तो ये लॉ अच्छा है, डेफिनेटली इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और थोड़ा रुक के इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओके, तो गौरी का मानना है कि अच्छा कदम है, लेकिन शायद थोड़ा समय के बाद इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो लोग हैं जिनके लिए ये लॉ लाने की बात की गई है, न्यू वेज कोड की हम बात कर रहे हैं, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आपके हाथ में जो पैसा आएगा उसकी बात कर रहे हैं, तब जाकर शायद उनको उसकी असली अहमियत समझ में आएगी। बहुत शुक्रिया गौरी, आप हमारे साथ शामिल हुई और न्यू वेज कोड की हमें बारीकियां समझाई, और साथ ही गौरव आपका भी शुक्रिया, आपने काफ़ी आसान भाषा में हमें बताया कि इसका इम्पैक्ट आम लोगों पर ही नहीं बल्कि जो एम्प्लॉयर्स है उन पर भी क्या पड़ सकता है। तो आज के इस शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।